आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, पुराने जुड़ रहे हैं, उन सभी छात्रों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। और इसी तरह से आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। एक बार आप विश्वास कीजिए हम पर, जो हमारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, उनको केवल और केवल आप देखते चलिए और रिवीजन करते चलिए। निश्चित तौर पर आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया और बहुत सारे छात्र सिलेक्ट भी हुए, चाहे वो यूपी टेट की बात करें या सी टेट की बात करें या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो दोस्तों एक बार विश्वास कीजिए, निश्चित तौर पर हम आपको निराश नहीं होने देंगे। अच्छे से आप पढ़िए, रिवीजन करिए। यदि आपकी कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट में नहीं लिखना आप पसंद करते हैं तो आप हमें इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आप लिख लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो प्रमुख विधियां हैं उसमें हम बात करने वाले हैं किंडरगार्टन विधि के बारे में, और डॉल्टन विधि के बारे में, और प्रोजेक्ट विधि के बारे में, और अन्य जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, विधियों से बात करने से, प्रमुख विधियां पढ़ने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को भी हमने शामिल किया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो एक बार इनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें विधियों के बारे में पढ़ना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम। यानी कि शिक्षण मतलब हो जाता है टीचिंग, अधिगम का मतलब हो जाता है सीखने। यानी कि जब पढ़ाने के दौरान हमें किन आयामों को ध्यान रखना चाहिए। तमाम तरह के आयाम होते हैं, यानी कि विभिन्न आयाम हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन हैं, उन सभी को हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब एक टीचर होने के नाते हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, ये हमें साइकोलॉजी बताती है। साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कहा गया है, पहले पॉइंट में कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, सरल से जटिल की ओर बताना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सरल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें जटिल की ओर बताना चाहिए, यानी कि जटिल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को हमें सिखाना है कि 3 अंकों का गुणा हमें सिखाना है बच्चों को, तो उसके पहले हमें बच्चों को ये बताना होगा टेबल से क्या होता है, यानी कि पहाड़े टेबल से क्या होता है। फिर उसके बाद उन्हें बताना होगा 1 अंकों का गुणा कैसे होता है, 2 अंकों का गुणा कैसे होता है। फिर हमें उन्हें 3 अंकों का गुणा सिखाना होगा, क्योंकि पहले हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम हमें सरल चीज़ों के बारे में बताना होगा और उसके बाद उन्हें जटिल चीज़ों के बारे में बताना होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सरल से जटिल की ओर का मतलब क्या हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट दोस्तों ये कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या हो जाता है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नोन टू अननोन। कहने का मतलब ये है कि बच्चे पहले जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में हमें बताना चाहिए, और फिर जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में हमें धीरे धीरे बताना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम ये बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधों की क्या एडवांटेज होती हैं, तो बच्चों को एडवांटेज के बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब है उनको एडवांटेज के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वे पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। तो पेड़ पौधों के बारे में पहले उन्हें बताइए, अच्छे से उनको याद करवाइए, समझाते चलिए, और धीरे धीरे जब बच्चे थोड़ा सा समझने लगे तो उन्हें जो पौधों के एडवांटेज होते हैं या डिसएडवांटेज होते हैं उनके बारे में आप बताइए, तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा या आ जाएंगे। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर भी हमें पढ़ाना चाहिए। पहले बच्चे जिनके बारे में जानते हैं, जिस चीज़ों के बारे में, उसके बारे में बताना चाहिए, और जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं फिर उसके बारे में हमें बताना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अगला पॉइंट ये कहता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब क्या हो जाता है, अगर हमें बच्चों को कुछ सिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि विश्लेषण करना पड़ेगा। जब हम एनालिसिस कर देंगे तो उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसकी सारी जानकारियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़कर एक साथ बच्चों को समझा देंगे, तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहा जाएगा। तो विश्लेषण
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब ये है कि पहले बच्चों को किसी भी टॉपिक के बारे में विश्लेषण करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद आप जोड़कर उनको समझाइए, निश्चित तौर पर वे समझ जाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहा जाता है। और इससे अगर देखा जाए तो अध्यापन के दौरान उन्हें सुविधा भी होती है, या पढ़ाने के दौरान उनको भी ये सुविधाएं हो जाती हैं कि हाँ हमें जल्दी समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या है, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कहा जा रहा है आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, आगमनात्मक शब्द का मतलब ये हो जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उदाहरण बताना होगा। अगर हमें बच्चों को कोई नियम सिखाना है, अगर किसी चीज़ के बारे में बच्चों को हमें बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन्हें उदाहरण बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन्हें नियम के बारे में हमें बताना होगा। तो आगमनात्मक से निगमनात्मक का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि इंडक्टिव से डिडक्टिव का मतलब क्या हो जाता है कि पहले बच्चों को उदाहरण के बारे में बताया जाए। मान लेते हैं कोई चीज़ें आप सिखाना चाहते हैं, तो सिखाने से पहले आप उसके एग्जाम्पल के बारे में बताइए, फिर उसके जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में आप बताइए। निश्चित तौर पर बच्चों को समझ में आ जाएगा आसानी से, और वे सीख भी जाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, आगमनात्मक से निगमनात्मक विधि कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं अगले विधि के बारे में। तो अगली विधि है निगमनात्मक से आगमनात्मक। क्या है, निगमनात्मक से आगमनात्मक। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इस शब्द से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि निगमनात्मक यानी कि सबसे पहले नियम बताने की बात कही जा रही है, फिर उसके बाद उदाहरण बताने की बात कही जा रही है। कहने का मतलब ये है, यदि हमें किसी विषय वस्तु को बच्चों को अच्छे से समझाना है, तो सबसे पहले हमें उनको नियम के बारे में बताना होगा, फिर उसके बाद उसके उदाहरण के बारे में बताना होगा। निश्चित तौर पर बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे और उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। यदि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है समझ में आ रहा हो या समझ में आ गया हो, तो एक बार कमेंट करिए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया बिल्कुल क्लियर है। अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट ये है यथार्थपूर्ण से भावनात्मक की ओर। यथार्थपूर्ण से भावनात्मक का मतलब क्या हो जाता है, देखिए यथार्थपूर्ण से भावनात्मक का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यथार्थपूर्ण का मतलब क्या हो जाता है, मूर्त आप समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, मूर्त। पहले बच्चों को हमें क्या सिखाना होगा, मूर्त चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में वे जानते हैं। फिर उसके बाद उन्हें भावनात्मक की ओर हमें ले जाना होगा, यानी कि अमूर्त चीज़ों के बारे में हमें बताना होगा। अब जैसे मूर्त चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए या यथार्थपूर्ण चीज़ों के बारे में देखा जाए, तो जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पानी इत्यादि चीज़ों के बारे में हमें बताना होगा। फिर भावनात्मक चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए, तो जैसे हवा जिसे बच्चे महसूस कर सकते हैं, प्रकाश जिसे महसूस कर सकते हैं, प्रकाश तरंग की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अमूर्त हो गया, यानी कि भावनात्मक हो गया। कहने का मतलब ये है कि पहले भौतिक चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, फिर इमेजिनेशन वाली बातें बतानी चाहिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, यथार्थपूर्ण से भावनात्मक कहा जाता है, या मूर्त से अमूर्त की ओर कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सरल से जटिल की ओर। कहने का मतलब ये है कि हमें पहले सरल चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, फिर जटिल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब हमने आपको बताया कि पहले बच्चे जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में बताया जाए, फिर जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में धीरे धीरे बताया जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब ये हो जाता है कि पहले बच्चों को जो भी चीज़ें बताना है, जो भी विषय वस्तु समझाना है, पहले उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करिए, फिर उसको जोड़ने का प्रयास करिए, जोड़कर बच्चों को अच्छे से समझा दीजिए। यही हो जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फिर हमने आपको समझाया आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर। देखिए, आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर हमने आपको समझाया कि सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दीजिए और उदाहरण के बाद उन्हें नियम बताइए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए विषय वस्तु। तो इसी को क्या कहा जाता है, आगमनात्मक से निगमनात्मक कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, निगमनात्मक से आगमनात्मक के बारे में बात करते हैं, डिडक्टिव टू इंडक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी भी विषय वस्तु को बच्चों को समझाना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उन्हें नियम के बारे में बताना होगा, और उसके पश्चात हमें क्या करना होगा, उन्हें उदाहरण के बारे में बताना होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यथार्थपूर्ण का मतलब क्या हो जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो बच्चे जिसके बारे में जल्दी समझे, यानी भौतिक चीज़ों को जैसे बात करते हैं, अगर घड़ी के बारे में बताना है तो बच्चों को घड़ी दिखा देंगे तो बच्चे जल्दी समझ में आ जाएगा, या बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। डस्टर के बारे में बताना है, डस्टर दिखा दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जिसके बारे में वे नहीं, फिर उसके बारे में
फिर अलग चीज़ों के बारे में बताइए जिसे वे महसूस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप बताएंगे तो बच्चों को अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, यथार्थपूर्ण से भावनात्मक या मूर्त से अमूर्त भी आप कह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रमुख विधियों के बारे में। आइए अब बात करते हैं प्रमुख विधियों के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं या मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और बताइए कि यस सर, जो आप हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जो किंडरगार्टन विधि ये भी एक शिक्षण विधि है। कहने का मतलब ये सारी विधियां अगर देखा जाए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि जो हम समझने जा रहे हैं या जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारी विधियां कौन सी है, टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड का मतलब हो जाता है शिक्षण विधि, जिसमें आइए सबसे पहले समझते हैं किंडरगार्टन के बारे में। तो किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में अगर देखा जाए तो इसके जन्मदाता कौन है, इसके जन्मदाता हैं फ्रोबेल साहब है। कौन है, फ्रोबेल हैं, और जो कि जर्मनी के निवासी थे या जर्मनी से इनका रिलेशन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं वे कहाँ के थे, तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रख लीजिए जर्मनी के थे, जहाँ से हिटलर था। नेक्स्ट बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है किंडरगार्टन प्रणाली में, इन्होंने हमें क्या समझाया। इन्होंने कहा कि विद्यालय जो होता है बालकों का बगीचा है। इन्होंने कहा कि जो विद्यालय होता है वो बालकों का बगीचा समझ लेना चाहिए, जिससे बालक क्या करें, स्वच्छंदता से या स्वतंत्रता से उस परिवेश में खेल सके, और जब वे खेलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है किंडरगार्टन प्रणाली में, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। विद्यालय को इन्होंने बगीचा कहा है। क्या कहा है, विद्यालय को इन्होंने बगीचा कहा है। क्यों कहा है, ताकि बच्चे वहां पर बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से खेलें और प्रवेश करें और अच्छे से सीखें। इस प्रणाली के तहत लाभ क्या हो सकता है, एक तो खेल खेल के माध्यम से अच्छे से बच्चों को सिखाया जा सकता है, वे अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। देखिए, दरअसल ऐसा क्यों कहा गया है, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा महसूस करवा देता हूँ। देखिए, जैसे कि आप सोचिए एक बार, किसी पार्क में आप जब जाते हैं या किसी बगीचे में आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होता, कोई आपको कुछ नहीं कहता। आप चाहे उछलिए कूदिए, कैसे भी जैसे मन करे वैसे करिए, सब कुछ आप देखिए, तो वहाँ पर आपका जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन अगर कहीं पर रोक टोक होता है तो आप जानते हैं तो आपका माइंड उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो बंधनों से बंधा होता है। अगर बच्चों को ये बता दिया जाता है कि जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं, अच्छे से आप सीखें, सब कुछ बढ़िया, कोई मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, तो फिर बच्चों का जो माइंड होगा वो ज़्यादा तेज चलेगा। अगर उन्हें कुछ भी सिखाया जाएगा तो वे जल्दी सीख जाएंगे। इसीलिए किंडरगार्टन प्रणाली में फ्रोबेल साहब ने हमें ये समझाने का प्रयास किया कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और नहीं मारने का कारण क्या हो जाए, नहीं मारने से क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। और इसीलिए जो विद्यालय है उसको बालकों का बगीचा आप समझ लीजिए, निश्चित तौर पर बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। इस प्रणाली के और भी लाभ हैं, जैसे कि शिशु शिक्षा पर बल दिया जाता है, मतलब छोटे बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं खेल द्वारा शिक्षा। तो इसमें क्या होता है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बालकों की स्वतंत्रता यहाँ पर होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्वतंत्रता मिलती है, तो जिससे उनका माइंड एक्टिव होता है, जिससे वे किसी भी चीज़ को जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक भावना को भी विकसित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह की प्रणाली में या इस तरह अगर हम समझते हैं कि विद्यालय जो है बालकों का बगीचा है, तो बच्चों में सामाजिक भावना का भी विकास होगा या सामाजिक भावना को भी हम विकसित करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण के साथ अध्ययन करवाया जाता है। कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड एक तरीके से क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को समझने में बिल्कुल भी असहजता नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, किंडरगार्टन प्रणाली में जितनी बातें हमने आपको समझाया है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर अब आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो इसके बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर केवल और केवल कम से कम 3 बातें तो आप जरूर याद रख लीजिएगा। एक तो इसके जन्मदाता कौन है, दूसरे वे कहाँ के थे, और तीसरी बात विद्यालय को क्या कहा गया है, तो विद्यालय को बगीचा कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आइए बात कर लेते हैं किंडरगार्टन के जो फ्रोबेल साहब हैं इनकी पुस्तक के बारे में। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1782 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, जर्मनी में हुआ था। इनकी 2 पुस्तकें थी, एक तो एजुकेशन ऑफ मैन थी और दूसरी मदर एंड प्लेज सॉन्ग थी। इनके बचपन के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई और 11 वर्ष की उम्र में ये चाचा के गोद में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाचा ने इनके गोद ले लिया, इनका पालन पोषण किया, जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं आप। और 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने वन विभाग में काम किया
अध्ययन किया। फिर इन्होंने क्या किया, एक तरीके से नौकरी किया और वहीं पर इनको प्रकृति से प्रेम हो गया, वहीं से इनको नेचर से प्रेम हो गया और कहीं ना कहीं फिर इन्होंने भी सोच लिया कि आगे चलकर कुछ तो करना ही है। और 2 वर्ष तक बर्लिन में शिक्षा ली। फिर उसके बाद ब्लैकबर्ग में गए और वहाँ पर किंडरगार्टन नामक एक स्कूल भी इन्होंने खोला, किन्होंने, फ्रोबेल साहब ने। और 1892 में अगर देखा जाए तो इनकी डेथ हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं चित्र को। ये देखिए किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चे बिल्कुल फ्री हैं और अच्छे से आप सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चे फ्री होंगे, जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, उतना ज़्यादा बच्चे अच्छे सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीचर कितना अच्छे से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हैं, यानी कि मैडम महोदया कैसे बच्चों को एक तरीके से देखा जाए तो कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हैं। आप सोचिए कि जब एक दिन आप टीचर बन जाएंगे, अगर आप लेडी हैं तो आप इस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को, यदि आप जेंट्स हैं तो आप भी इसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे ऊपर हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, एक बार आप महसूस करिए तो, और इसी को महसूस करके आप अपनी मेहनत को दुगना कर लीजिए और निश्चित तौर पर जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ाएंगे, मुझे आशा है, क्योंकि आप लोग भी अच्छे तरीके से ही पढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगली विधि के बारे में, और अगली विधि हमारी है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के बारे में। आइए समझते हैं। देखिए परियोजना विधि के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके जो जन्मदाता हैं, आप परियोजना विधि को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है प्रोजेक्ट विधि। आइए समझते हैं इसके बारे में, चित्र हमने दिखा दिया है। देखिए जो प्रोजेक्ट विधि है या परियोजना विधि है, इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हैं किलपैट्रिक महोदय हैं। कौन है? किलपैट्रिक महोदय, इसको याद रखिएगा। देखिए पहले वाले का फॉर्मूला में आप याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, KF। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा से आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। वैसे तो याद ही रहेगा, इसे KF करके याद रख लीजिए। किंडरगार्टन में K4 हो जाएगा किंडरगार्टन, F4 हो जाएगा फ्रोवेल जो कि इसके जन्मदाता हैं, या KFG याद कर लीजिए, ठीक है। अभी आपने KGF मूवी सुना था, ठीक है, तो KGF, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो KGF करके याद रख सकते हैं, किंडरगार्टन में KGF है तो K4 हो जाएगा किंडरगार्टन, F4 हो जाएगा फ्रोवेल, G4 हो जाएगा जन्मदाता, मतलब जो जर्मनी के हैं, ठीक है, जन्मदाता जो कि जर्मनी के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं अगली विधि के बारे में, जो है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि को ही परियोजना विधि कहा गया है, और इसको यदि याद करना है तो आप PK करके याद कर सकते हैं। PK मूवी आपने देखा ही हुआ है, तो PK मतलब हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि, K4 हो जाएगा किलपैट्रिक, तो KFG और PK याद रख लीजिएगा, याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं आप। देखिए प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जो है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, किलपैट्रिक महोदय हैं। इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों ये होता है कि अध्यापक क्या करता है कि वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है, और उसके समाधान के लिए भी टीचर कहता है, यानी कि अध्यापक कहता है कि जो हम समस्या आपको दे रहे हैं उस समस्या का समाधान भी आप करिए, लेकिन उस समस्या का समाधान वैसे ही करना है जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको दिया जा रहा है समस्या, या जिस जैसे प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को ही, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही उसको सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी समस्या दी जाएंगी वो कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट होगा, और उस प्रोजेक्ट को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सीधा और सीधा उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात इतनी है, मान लेते हैं बच्चों को दे दिया जाता है कि आपको पेड़ पौधे लगाकर आना है, तो बच्चों के समक्ष समस्या ये है कि कल पेड़ पौधे लगाकर आना है, तो किसी गमले में वे क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगा लेंगे और लगा कर दिखा देंगे। तो समस्या क्या थी कि पेड़ पौधे लगाना है गमले वगैरह में, और समस्या का समाधान क्या हुआ, वे पेड़ पौधे लगा कर आ गए, तो इसे क्या बोला जाएगा, समस्या का समाधान बोला जाएगा। और यही है प्रोजेक्ट प्रणाली या परियोजना विधि। यहाँ पर मुख्य बातें जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट जो प्रणाली होती है या प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, बालकों की इच्छा के अनुरूप ही प्रोजेक्ट दिया जाता है। प्रोजेक्ट वही दिया जाता है जो बच्चे समझ सकते हैं, या जिन प्रोजेक्ट को बच्चे कर सकते हैं वही प्रोजेक्ट दिया जाता है। जो बच्चे जिस प्रोजेक्ट को कर पाते हैं उसके अनुसार वो प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चे कितना इस प्रोजेक्ट में सफल हुए हैं और कितना नहीं सफल हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट प्रणाली या परियोजना विधि में क्या है, इसके जन्मदाता हैं किलपैट्रिक है, जिसमें बच्चों को समस्याएं दी जाती हैं या कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और उनसे समाधान करने के लिए कहा जाता है, और उन समस्याओं को जो एक तरीके से प्रोजेक्ट दिया जाता है वो बालकों की इच्छा के अनुरूप ही होता है, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
आइए अब समझ लेते हैं डाल्टन विधि के बारे में, जिसे ठेका विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो डाल्टन विधि है इसे ठेका विधि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ठेका विधि भी कहा गया है। दरअसल बात करते हैं 1912 में अमेरिका के शिक्षण शास्त्री कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने हमें एक तरीके से एक नई शिक्षा योजना के बारे में बताया। और ये जो योजना है किस वर्ष के बालकों के लिए अच्छी है? तो 8 से लेकर 12 वर्ष। तो आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो डाल्टन विधि है या ठेका विधि जो है वो किस वर्ष के बच्चों के लिए अच्छी है? तो 8 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए अच्छी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दरअसल बात करते हैं इस योजना, ये जो नई शिक्षा योजना है इसको देने के लिए उन्होंने पहले ही मन बना लिया था, लेकिन दरअसल क्या हुआ था 1913 से लेकर 1915 के बीच में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और जिसके वजह से इस नई शिक्षा योजना को इन्होंने नहीं दिया। और आगे चलकर फिर इन्होंने इस योजना को तब दिया 1920 में दिया। ठीक है, आइए समझते हैं इनके बारे में। डाल्टन के जनक कौन है? जो कि हमने पहले ही बता दिया, मिस हेलन पार्कहर्स्ट जो है ये डाल्टन विधि के जनक माने जाते हैं। अच्छा, इनके बारे में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भैया ये कहाँ के निवासी थे? तो ध्यान रखिएगा, ये निवासी थे अमेरिका के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म अमेरिका में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1887 में इनका जन्म हुआ था। आइए समझते हैं डाल्टन विधि के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा गया इसमें 2 प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। इसमें कहा गया 2 प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। एक तो पहली बात ये कही जाती है, पहले सिद्धांत में ये कहा जाता है कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों या समय सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट कर बच्चों को स्वतंत्रतापूर्ण कार्य करने की सुविधा देना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हेलन पार्कहर्स्ट ने कहा कि भाई देखिए, जो हम विभिन्न विषयों के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करते हैं कि इस विषय को इतना ही पढ़ना चाहिए, और उसके लिए समय सारणी निर्धारित करते हैं कि इस विषय को इतना ही पढ़ना चाहिए, इतने घंटे के लिए ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो बंधन होता है, यानी कि जो ये बंधन है समय का, उस बंधन से मुक्त कर देना चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए कि आप स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करिए, आपको कोई नहीं मना करेगा, आप चीज़ों को अच्छे से करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बालकों को पूरी तरीके से स्वतंत्र करने की बात कही जाती है या पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक और बातें शामिल की जाती हैं दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर तक चाहे उसे वो अध्ययन करे। कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत में भी कहा गया कि अगर बालक को किसी विषय में ज़्यादा रुचि है तो उस विषय को जितनी देर तक चाहे उसका अध्ययन करना चाहे तो कर सकता है। डाल्टन विधि में ये भी कहा जाता है। तो डाल्टन विधि में 2 प्रमुख सिद्धांत होते हैं दोस्तों, दोनों प्रमुख सिद्धांत को याद रखिएगा। पहले सिद्धांत में ये कहा गया कि जो विभिन्न विषय होते हैं जिनके लिए निश्चित समय या निश्चित घंटे या समय सारणी बनाई जाती हैं, ऐसे समय सारणियों से मुक्त कर देना चाहिए बच्चों को और स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें कार्य करने की सुविधा देनी चाहिए। फिर दूसरे सिद्धांत में ये कहा गया कि बालकों को जिस विषय में जितनी ज़्यादा रुचि हो उतनी ज़्यादा जिस विषय में बच्चों को जितना ज़्यादा रुचि हो और जितनी देर तक वे पढ़ना चाहें वे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिद्धांत में ये भी कहा जाता है, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ आपको जानना है दोस्तों। आइए समझते हैं। देखिए, इस सिद्धांत में मेन बातें ध्यान रखिएगा। ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों से ये पता चलता है, यानी कि इस विधि में बताया जाता है कि इसके सिद्धांतों से हमें ये पता चलता है कि यह कोई नई शिक्षण प्रणाली नहीं है, ये कोई नई शिक्षण प्रणाली नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक नई प्रकार की विद्यालय व्यवस्था है। देखिए, ध्यान रखिएगा, एक कोई नई शिक्षण प्रणाली नहीं है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डाल्टन विधि है क्या यह कोई नई शिक्षण प्रणाली है? तो आप बता दीजिएगा नहीं, ऐसा नहीं है। यह केवल और केवल विद्यालय की एक नई व्यवस्था है जिसमें बताया गया कि विषय तो वही पढ़ाए जाते हैं किंतु तरीका, प्रकार और परिणाम अलग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि विषय वही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका बदल जाता है, प्रकार बदल जाता है और रिजल्ट बदल जाता है, या रिजल्ट कहीं ना कहीं अलग होते हैं। इसमें जो मुख्य बातें आपको याद रखना है वो जरूर ध्यान रखिएगा। इस विधि में कक्षाएं लुप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि कक्षाएं लुप्त हो जाती हैं और प्रत्येक कक्षाएं जो होती हैं एक प्रयोगशाला बन जाती हैं, एक लेबोरेटरी बन जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि डाल्टन विधि में ये कहा गया कि जो कक्षाएं होती हैं वे लुप्त हो जाती हैं और प्रत्येक कक्षाएं एक प्रयोगशाला बन जाती हैं। इन प्रयोगशाला में उन विषयों की पुस्तकें होती हैं, चित्र होते हैं, रेखाएं आदि विद्यमान रहते हैं और बच्चे जिस विषय का कार्य पूरा करना चाहते हैं वो उस विषय के प्रयोगशाला में बैठकर अपना कार्य कर सकते हैं। तो डाल्टन विधि में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बातें कही जाती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कक्षाओं को खत्म कर देते हैं, यानी कि जो कक्षाएं होती हैं उनको प्रयोगशाला बना दी जाती हैं ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आए। क्योंकि आप जानते हैं
जितना ज़्यादा चीज़ों को दिखाकर पढ़ाया जाएगा या जितना ज़्यादा बच्चे लर्निंग बाय डूइंग यानी कि कर कर सीखेंगे उतना ज़्यादा वे बेहतर होंगे। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन करने से क्या होता है, केवल बातें इमेजिनेशन में ही रह जाती हैं, यानी कि कल्पना वाली बातें केवल कल्पना में ही रह जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को देख कर लेते हैं और या करके कर लेते हैं तो फिर उसमें क्या हो जाता है, हम पारंगत हो जाते हैं। अच्छा, इस विधि की विशेषताएं क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। इस विधि की विशेषताएं ये है दोस्तों कि ये जो विधि है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। कहने का मतलब है व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित है। हर व्यक्ति अपना अपने तरीके से काम कर सकता है। हर व्यक्ति यानी कि हर बालक को पूरी तरीके से यहाँ पर छूट होगी। यहाँ पर एक मुख्य बात ये भी कही गई है कि स्वयं करके, मतलब जब स्वयं बच्चे करेंगे, प्रत्येक कक्षाएं को लुप्त किया गया और प्रयोगशाला बनाया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे जब स्वयं करेंगे तो स्वयं अच्छे सीखेंगे और स्वयं के अनुभव के माध्यम से ज़्यादा ही अच्छे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है एक निश्चित समय में एक निश्चित कार्य करने पर भी बल दिया गया है। ठीक है, तो निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर भी बल दिया गया है। बालकों के उत्तरदायित्व तो आत्मनिर्भर बनाने की भी भावना का विकास इसमें कहीं ना कहीं करने के इसके पीछे का उद्देश्य है कि ताकि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना आए और उनमें भी आत्मनिर्भर बनने की भावना आए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि अध्यापक और छात्रों के बीच कहीं ना कहीं गहरा संबंध भी स्थापित होता है। कहने का मतलब ये है इस विधि में ये भी दर्शाया गया है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं और जो अध्यापक होते हैं उनके बीच गहरा संबंध भी स्थापित होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टीचर का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, बच्चे स्वयं करते हैं, बस टीचर थोड़ी थोड़ी उनकी सहायता कर देता है बस। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को खुशी होती है कि वाकई में हम सारा कुछ कर रहे हैं, और टीचर को खुशी ये होती है कि अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बच्चे आराम से सारा कुछ सीख जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं पेस्टालॉजी विधि के बारे में। एक अगली विधि है और ये होगी हमारी अंतिम विधि। पेस्टालॉजी विधि कई बार हमारे एग्जाम में आ चुकी है, बहुत सारे छात्र इसको भूल जाते हैं। पेस्टालॉजी विधि को कई बार वे सोचते हैं कि ये कौन सी नई विधि आ गई इस बार एग्जाम में। इस बार क्वेश्चन तो बड़ा ही टफ आ गया है। उसके पीछे का मूल कारण क्या है, आप जब पढ़े नहीं हैं इसलिए आपके लिए टफ है। जो लोगों ने पढ़ा होगा वो बोलेंगे कि इस बार जो क्वेश्चन आए थे या इस बार जो प्रश्न आए थे बिल्कुल एक तरीके से सरल थे। कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये है कि लोग बोलेंगे इस साल प्रश्न जो है सरल हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं पेस्टालॉजी विधि के बारे में। बताया जाता है कि जो पेस्टालॉजी विधि के प्रणेता हैं वे जॉन हेनरी पेस्टालॉजी थे। तो ध्यान रखिएगा, जॉन हेनरी पेस्टालॉजी एक कौन थे, ये पेस्टालॉजी विधि के जनक थे। तो इनके नाम से ही याद रख सकते हैं आप पेस्टालॉजी विधि के बारे में। और इन्होंने किस पर बल दिया है, तो शिक्षण शास्त्र यानी पैडागोजी पर इन्होंने बल दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने शिक्षण शास्त्र पर कहीं ना कहीं बल दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, यानी कि कैसे उन्हें पढ़ाना और किस आयु में वे क्या सीखते हैं और किस विधि से बच्चे अधिक सीखते हैं। तो पेस्टालॉजी विधि में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टीचर को कहा गया कि टीचर को ये पता होना चाहिए बच्चे को कैसे पढ़ाना है और किस आयु के बच्चे क्या जल्दी सीखते हैं या कैसे सीखते हैं और किस विधि से वे बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पेस्टालॉजी विधि में ऐसा कहा गया है। तो पेस्टालॉजी विधि में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके जनक कौन है, जॉन हेनरी पेस्टालॉजी हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि हम शिक्षण शास्त्र पर बल देते हैं, शिक्षा शास्त्र पर बल देते हैं, जिसमें शिक्षक को ये चाहिए कि उसे ये पता करना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और किस उम्र के बच्चे क्या सीखते हैं और किस विधि से वे अधिक सीखते हैं। लेकिन जो शिक्षण विधि के अन्य विधियां भी हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षण विधियों में अन्य विधियां कौन कौन सी आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो व्याख्यान विधि होती है यानी कि एक्सप्लेनेशन वाली विधि जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करिए, वो वाली विधि भी इसी में आती है। परिचर्चा विधि का मतलब हो जाता है एक तरीके, परिचर्चा विधि का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करवा के बच्चों को अच्छे सिखाया जाए। निरूपण विधि का मतलब हो जाता है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्लोरिश किया जाए। और एक तरीके से ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में बात करते हैं, तो अन्वेषण विधि के बारे में बात करते हैं, तो ये भी इसी में आ जाती हैं, जिसमें खोज विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पेस्टालॉजी विधि में जो शिक्षण विधि में अन्य विधियाँ आएंगी वो व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निरूपण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि, ये सारी विधियाँ की एक और क्लास आएंगी। ठीक है, एक और क्लास में आपके साथ से साझा करूंगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे लगे हों या पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों या जो मैंने आपको समझाया हो क्लियर है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमें आपने जो पढ़ाया वो बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।